हेलो स्टूडेंट, आप सभी क्लास 7 के स्टूडेंट हो। आज आप लोग को जंतुओं में पोषण विषय के संदर्भ में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले पोषण। पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव उन सभी पदार्थों को प्राप्त करता है जिससे कि उसका जीवन सुचारू रूप से संचालित हो सके, अर्थात अपने जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण के अंतर्गत जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत का काम होता है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है और साथ ही साथ शरीर के अंदर रोग निरोधी क्षमता विकसित होती है। तो इन पदार्थों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण की दृष्टि से जीव के दो प्रकार, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव स्वयं खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है या उसका संश्लेषण करता है अथवा उसे बनाता है। और स्वपोषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में होती है, शेष जीवों में स्वपोषण नहीं पाया जाता है। परपोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। हरे पौधे को छोड़कर शेष सभी जीवों में परपोषण पाया जाता है। अब यहाँ पर यह याद रखिएगा कि वैसे जीव जिसमें स्वपोषण हो उसे स्वपोषी जीव कहेंगे और जिनमें परपोषण हो उन्हें परपोषी जीव कहेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको जंतुओं में पोषण पढ़ना है तो याद रखिएगा जंतुओं में जो पोषण की क्रिया होती है वो परपोषण ही होता है। यहाँ पर हम लोग को मुख्य रूप से मनुष्य में पोषण की क्रिया को पढ़ना है। मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है उसमें निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है पाचन। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ को उनके सरलतम रूप में विभक्त किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। पाचन की क्रिया सामान्यतः एंजाइम की सहायता से होती है जो कि भोजन को पाचित करने का काम करते हैं और उसे मूल रूप में विभक्त करते हैं और पोषक तत्वों को पृथक कर देते हैं। तीसरी प्रक्रिया है अवशोषण। पाचन की प्रक्रिया में जितने भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, उन सभी पदार्थों को रसांकुरों के द्वारा अवशोषित कर रक्त परिसंचरण तंत्र में डाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है।
चौथा स्वांगीकरण। अवशोषण की प्रक्रिया के बाद जो ग्लूकोज हम लोग को प्राप्त होता है वह ऑक्सीजन की सहायता से टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप हम लोग को क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही ऊर्जा को प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है, और इसी ऊर्जा के माध्यम से हम अपने शरीर के काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। पांचवा है आपका बहिष्करण। शेष जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। बहिष्करण की क्रिया के लिए सामान्यतः मलाशय, गुदाद्वार इत्यादि अंग होते हैं जिसके माध्यम से बहिष्करण की क्रिया को पूरा किया जाता है। अब मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वह मुख्य रूप से किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। मुख्य रूप से मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। इस आहार नाल या पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। सबसे पहला मुख गुहा। सबसे पहले खाद्य पदार्थ हमारे मुख में जाता है। इस मुख पर यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मुख के सबसे ऊपरी सिरे पर आपका दो ओष्ठ होते हैं जो कि जिनकी सहायता से खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं। इन ओष्ठों में रक्त वाहिनियों का जाल होता है। इस ओष्ठ के ठीक अंदर यदि आप बढ़ें तो यहां पर आपको दांत पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। इन दांत की कुल संख्या आपको 32 हुआ करती है वयस्क में। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक। यह दांत मुख्य रूप से काटने का काम करता है। दूसरा रदनक। यह दांत फाड़ने का काम करता है। तीसरा अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। और चौथा चवर्णक, यह भी भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के दांत भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। इन दांत के बाद यदि आप आगे बढ़ें तो मुख गुहा में एक मांसल जिह्व मिलेगी आपको, जिसको जिह्वा कहा जाता है। इस जिह्व पर नजर डालिएगा तो पाइएगा कि ऊपर आपको दानेदार भाग मिलेंगे। इनको स्वाद कलिका कहा जाता है। इन स्वाद कलिकाओं के माध्यम से ही हम लोग को भोजन के स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इस जीवा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन लार ग्रंथियों से एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन करता है और साथ साथ भोजन को लसलसा बनाता है।
मुख के बाद मुख और मुख गुहा के बाद भोजन दूसरे पार्ट में पहुंचता है जो कि आपका ग्रसिका कहलाता है, अर्थात आपका गर्दन। यह भोजन को बारीक पीसने का काम करता है और इसके बाद भोजन चला जाता है अमाशय में। अमाशय एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है जिसमें जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में मुख्य रूप से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन को में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। साथ ही साथ हम लोग को भूख लगने की क्रिया को बढ़ाता है और भोजन का आंशिक रूप से यहाँ पर पाचन भी होता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में याद रखिएगा इसके भी दो पार्ट होते हैं, ग्रहणी और इलियम। यहाँ पर ग्रहणी और इलियम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आपका यकृत से पीत रस आता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है और साथ साथ अन्न के प्रभाव को नष्ट करता है। और यहीं पर अग्नाशय से अग्नाशिक रस भी आता है। इस अग्नाशिक रस में एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। इलियम में भोजन जब जाता है तो यहाँ पर आंत की दीवारों से आंत्रीय रस आता है। इस आंत्रीय रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पूरी तरह से पाचित कर देते हैं। यह पचा हुआ भोजन इलियम की दीवारों से निकले हुए रसांकुर या इसको हम लोग विलाई भी कहते हैं, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वास्तव में ये रसांकुर या विलाई जो होते हैं उंगलियों के उभार जैसी रचना जिसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र का जाल बिछा होता है। यहाँ से यह भोजन को अवशोषित कर रक्त परिसंचरण तंत्र में डाल देते हैं और वहाँ से यह पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। पांचवा, बड़ी आंत। छोटी आंत से जो अनपचा भोजन बचता है वह बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में से यह मलाशय में चला जाता है। मलाशय से यह गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे गुदा द्वार कहिए या गुदा छिद्र कहिए। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इस पाचन की क्रिया को पूर्ण करने में मुख्य भूमिका एंजाइम की होती है। एक बार फिर आज हम लोगों ने पढ़ा जंतुओं में पोषण। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शरीर को निम्न पदार्थों की प्राप्ति होती है: ऊर्जादायक पदार्थ, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ, रोग निरोधी क्षमता के लिए पदार्थ और शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए पदार्थ। इन सभी आवश्यक पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। यह पोषण दो प्रकार के: स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में जीव खाद्य पदार्थ को स्वयं प्राप्त करता है, बनाता है या निर्मित करता है। और वैसे जीव जिसमें स्वपोषण की क्रिया होती है उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। और फिर याद रखिएगा, संसार में सिर्फ हरे पौधे हैं जो स्वपोषी हैं और हरे पौधों को छोड़कर से सभी जीव परपोषी जीव हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता हो परपोषण कहलाता है। हरे पौधों को छोड़कर शेष सभी जीवों में परपोषण होता है
और वे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हम लोगों को मनुष्य में पोषण की क्रिया की जानकारी प्राप्त करनी है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है उसके 5 चरण होते हैं। सबसे पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करना। इस क्रिया में मुख्य रूप से आपका हाथ और ये होस्ट और मुख जो है वो भाग लेते हैं। पाचन। खाद्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना और उनसे पोषक तत्वों को अलग करना पाचन कहलाता है। अवशोषण। खाद्य पदार्थों के पाचन के बाद उनके जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित कर रक्त परिसंचरण तंत्र में डालना अवशोषण कहलाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से रसांकुर के द्वारा संपन्न होती है। स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद जो ग्लूकोज होते हैं वह ऑक्सीजन की सहायता से विभक्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी ऊर्जा को प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है। और शेष अनपचा भोजन उस शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो उसे हम लोग बहिष्करण कहते हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसे हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य भाग निम्न है। पहला मुख या मुख गुहा। मुख वास्तव में मुख गुहा में खुलता है। इसके सबसे ऊपरी सिरे पर ओष्ठ पाया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। इसके अंदर आपको दांत पाया जाता है, जिसकी कुल संख्या 32 होती है। यह दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के भागों में विभक्त होते हैं। पहला कृंतक, यह काटने का काम करता है। रदनक, फाड़ने का काम करता है। अग्र चवर्णक, पीसने और चबाने का काम करता है। चवर्णक भी पीसने का काम करता है, पीसने और चबाने का काम करता है। एक और याद रखिएगा कि दांत के ऊपर जो है एक परत पाई जाती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल जो होता है वो एक प्रकार का परत होता है जो कैल्शियम, एनेमेलिन और प्रोटीन से बना होता है। इनेमल, और यह मुख्य रूप से कैल्शियम, एनेमेलिन और क्या चीज से बनता है? प्रोटीन से बनता है। कैल्शियम, एनेमेलिन प्लस प्रोटीन। यह एक सुरक्षा कवच है जो दांत के ऊपर पाया जाता है। इसके कारण दांत चमकीले नजर आते हैं और कठोर भी होते हैं। इसके ठीक अंदर आपको मांसल जिह्वा पाई जाएगी, जिसके ऊपर स्वाद कलिका होती है। यह स्वाद कलिका भोजन में स्वाद को पहचानता है और यहीं पर अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिससे एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। यह भोजन को आंशिक रूप से पचाने का काम करता है और लसलसा बनाता है। इसके पश्चात भोजन ग्रसिका में चला जाता है, जो कि आपका गर्दन है। यह भोजन को पीसने का काम करता है। इसके पश्चात भोजन अमाशय में जाता है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना है। इसमें जठर रस स्रावित होता है, जिसमें HCl अम्ल पाया जाता है। यह भोजन को आंशिक रूप से पचाता है, प्लस अम्लीय बनाता है और जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। इसके पश्चात भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के 2 पार्ट, ग्रहणी, इलियम। सबसे पहले भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ यकृत से पीतरस और अग्नाशय से अग्नाशिक रस भोजन में आकर मिलता है। पीतरस क्षारीय होता है, फलतः भोजन की अम्लीयता को दूर करता है और उसके पश्चात अग्नाशिक रस में पाए जाने वाला एंजाइम भोजन को पचाता है। इसके बाद भोजन इलियम में पहुंचता है, जहां आंत की दीवारों से आंतरीय रस भोजन में आकर मिलता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पूरी तरह से पचा देते हैं।
अंत में रसांकुर इलियम की दीवारों से उंगली के उभार जैसी रचना रसांकुर निकलती है। इसे रसांकुर या विलाय कहते हैं। इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र का जाल बिछा होता है और यह जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित कर रक्त परिसंचरण तंत्र में डाल देता है। शेष अनपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां से यह मलाशय से गुदा छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगले क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे विभिन्न जंतुओं में पोषण के बारे में, जैसे अमीबा या दुधारू पशु जैसे गाय वगैरह जो हैं उनके बारे में। आप लोग के कोई भी प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे भेजें। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर 91 234 68 410 आप इस नंबर पर भेजें और आपकी जो भी समस्या हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट भेजें। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत आ रहा हो वो भी आपको भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। शेष फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।